हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम 2 साल से डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। 9th में भी हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, 10th में भी हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। तो हम डेमोक्रेसी के बारे में इतना क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है और इस डेमोक्रेसी से हमारे कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं जिसके कारण हम ये डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं। तो वो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, अब हम उसका कंक्लूजन देखने वाले हैं। ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेड आउटकम एंड एक्चुअल आउटकम। ठीक है, आउटकम का मतलब क्या है? वो सारी चीज़ें जो हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत भी हम क्लास 9 से करेंगे। क्लास 9th में हमने एक क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ा था कि लैंगडो मैम की जो क्लास थी उसमें जो बच्चे बैठे हुए थे वो आपस में चर्चा कर रहे थे डेमोक्रेसी के बारे में, और उनके चर्चा से कंक्लूजन निकला था कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन ये आया कि क्यों? तो हमने कुछ पॉइंट्स ऐसे निकाले थे जिसके बेसिस पर हम कह पा रहे थे कि डेमोक्रेसी बाकी के फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर क्यों है। तो आज पहले ज़रा हम वो पॉइंट्स रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जो आउटकम्स हम एक्सपेक्ट करते हैं उनके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि वाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये भी तो डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशंस ही हैं। ये जो हम बता रहे हैं ना कि डेमोक्रेसी बाकी की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर क्यों है, तो ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है डेमोक्रेसी से, या क्यों हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स, है ना। इक्वालिटी बढ़ती है, रिच हो या पुअर हो, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, लिटरेट हो या इलिटरेट हो, है ना, सब लोग इक्वल होते हैं। डेमोक्रेसी में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। तो इक्वलिटी को प्रमोट करती है डेमोक्रेसी, इसीलिए हमने कहा है इट इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी चीज़ क्या? इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। हर कोई सम्मान चाहता है, तो डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को सम्मान पाने का अधिकार है और डेमोक्रेसी हर किसी को सम्मान देती है। डेमोक्रेसी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, तो डिग्निटी बढ़ती है। फिर इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है। डिले ज़रूर होता है, टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन डिसीजंस की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, इसीलिए डेमोक्रेसी बेहतर है। इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही हैं, किसी ना किसी रूप में लोग झगड़ने का बहाना ढूंढ लेते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी जो है ना, ये मेथड प्रोवाइड कराती है कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए। और लास्ट में गलती हम सबसे होती है ना। डेमोक्रेसी में भी रहते हुए हम कई सारी गलतियां करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी की खास बात क्या है कि ये एक रूम अलाउ करती है जिससे कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। सो इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। समझ गए? ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के कारण, ये जो हमने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं, इनके कारण हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये 5 मार्क में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये हम कह सकते हैं ये भी हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं डेमोक्रेसी से। ठीक है, लेकिन ये सारे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हुए हैं क्या? क्या ये एक्सपेक्टेशंस हमने रियलाइज़ कर लिए हैं? तो कैसे पता चलेगा कि रियलाइज़ हुए हैं कि नहीं? तो हमें लोगों से बात करना पड़ेगा। लोगों से बात करते हैं तो वो डेफिनेटली डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं उनके कंपैरिजन में। अब ये अल्टरनेटिव्स क्या हैं? अल्टरनेटिव्स में आप देखो, रूल बाय अ मिलिट्री लीडर, रूल बाय अ रिलीजियस लीडर, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, ये सारे क्या हैं? डिफरेंट इसके ऑप्शंस हैं ना, अल्टरनेटिव्स हैं ना। तो ये मोनार्क, मिलिट्री रूल, रिलीजियस लीडर्स, इनके द्वारा जो रूल किया जा रहा है, इनके कंपैरिजन में लोग किसको सपोर्ट करते हैं? डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कई बार ये लोग खुद डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड नहीं होते। ठीक है, तो भैया देखो, जरूर ये जरूर है कि ये सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, लेकिन वो डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड नहीं है।
तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं सेटिस्फाइड नहीं है, तो सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ तो एक डायलेमा आ गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। डायलेमा क्या आ गया कि डेमोक्रेसी प्रिंसिपली तो अच्छी लग रही है लेकिन प्रैक्टिस में सही नहीं लग रही है। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट बन जाता है कि डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पर इसको जस्टिफाई कर दो, यहाँ से एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आ जाएगा और बोलेंगे जस्टिफाई। तो जस्टिफाई कैसे करेंगे हम? जस्टिफाई करने का तरीका क्या है? अभी जो हमने चीजें पढ़ी कि व्हेन वी टॉक टू पीपल दे सपोर्ट डेमोक्रेसी टू इट्स अल्टरनेटिव्स, है ना, अल्टरनेटिव्स के कंपैरिजन में डेमोक्रेसी को सपोर्ट मिलता है, लेकिन लोग डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड नहीं हैं। ऐसे ही तो हम इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं कि प्रिंसिपली तो बड़ी अच्छी दिख रही है बट प्रैक्टिकली नहीं। ठीक, तो यहां से हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन आए, क्या हम डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं सिर्फ मॉरल रीजंस के कारण, या हम डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं कुछ प्रूडेंशियल रीजंस के कारण? मॉरल रीजन कि सिर्फ प्रिंसिपल्स अच्छे हैं इसीलिए, और प्रूडेंशियल रीजंस कैलकुलेशन के बेसिस पर कि कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो डेमोक्रेसी जो है ना, ये देखो डिलेमा है, डेमोक्रेसी है, ये व्यक्ति जो है ना, ये डेमोक्रेसी है। पुरानी जो बुक्स हैं आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, उस समय कार्टून्स में इस तरीके से इस व्यक्ति, जहां भी ये व्यक्ति अपन को नजर आए इंडिया के अंदर, तो हम इसको डेमोक्रेसी मानते हैं, इसको डेमोक्रेसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो डेमोक्रेसी में हम देखते हैं बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना, और ये बेचारे ऐसे उदास बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि यार डेमोक्रेसी अच्छी है। तो एक डायलेमा क्रिएट हो गया ना यहाँ पर कि भैया सिर्फ मॉरल रीजंस के कारण हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं कि कुछ प्रूडेंशियल रीजंस भी हैं। तो बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भाई डेमोक्रेसी तो है, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में जहाँ पर हम डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं या वो क्लेम कर रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी है ना। या तो एक्चुअल में डेमोक्रेसी है जहाँ प्रैक्टिस किया जा रहा है, या हो सकता है वो एक्चुअल डेमोक्रेसी ना, वो क्लेम कर रहा हो डेमोक्रेसी। अब हम कैसे पहचानते हैं डेमोक्रेसी है कि नहीं है? तो हम उसके फीचर्स देखते हैं। डेमोक्रेसी में हम 4 चीज़ें कॉमनली देखते हैं कि हर एक डेमोक्रेसी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हर एक डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं, हर एक डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास राइट्स होते हैं, ठीक है, और पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। ये 4 फीचर्स कॉमन होते हैं डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन, पार्टीज एंड राइट्स। तो यदि ये 4 चीजें दिख रही हैं तो हम कहते हैं डेमोक्रेसी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब एक जैसी होती है डेमोक्रेसी, हर एक डेमोक्रेसी दूसरी डेमोक्रेसी से डिफरेंट होती है। किन चीज़ों में डिफरेंट होती है? कुछ चीज़ें हम यहाँ समझने वाले हैं कि भैया उनकी सोशल सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स अलग अलग होते हैं और उनका कल्चर अलग अलग होता है। ये 3 चीज़ें हैं, 1 2 3, ये 3 चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर डेमोक्रेसीज एक दूसरे से अलग होती हैं। लेकिन भाई हमारा तो डायलेमा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ ना इससे। ये तो हमने समझा कि हाँ 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है। कैसे कि पता चला डेमोक्रेसी है? तो वहाँ ये फीचर्स हमको दिखे तो डेमोक्रेसी दिखी, और सारी डेमोक्रेसीज एक दूसरे से अलग भी हैं, ठीक है, सब मान लिया। लेकिन हमारा डिलेमा क्या था कि डेमोक्रेसी को हम सिर्फ मॉरल रीजंस के कारण फॉलो कर रहे हैं कि कोई प्रूडेंशियल रीजंस भी हैं। अब इसको समझने के लिए, यानी कि ये जो आउटकम्स हैं डेमोक्रेसी के, उनके बारे में समझने के लिए हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ हमें क्या बैठा लेनी है कि डेमोक्रेसी जो है ना, इट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है, हम डेमोक्रेसी से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और यदि उनमें से कुछ एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते हैं तो क्या होगा, हम ये सोचने लगते हैं कि या तो हम डेमोक्रेसी में रह नहीं रहे हैं या डेमोक्रेसी सही नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यदि हमारे कुछ एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेमोक्रेसी में नहीं रह रहे हैं या डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यदि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड नहीं है, हमारे कुछ एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो हमको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि इट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है? सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कंडीशंस क्रिएट कर सकती है, और उन कंडीशंस का फ़ायदा हमको लेना होता है। हर जगह यही होता है, सेम सिचुएशन होती है ना। तो हमको याद रखना है, व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दीज डेमोक्रेसीज विल बी वेरी डिफरेंट, बट
इज देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी? क्या सब कुछ ऐसा होता होगा ना जो हम हर एक डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और यही एक्सपेक्टेशंस हमें बताने के लिए हमें क्या याद रखना है कि भाई ये सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो आवर इंटरेस्ट एंड फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी ऑफन पुशेस अस इनटू टेकिंग अ पोजीशन that democracy can address all socio-economic and political problems. And if our expectations are not met, we start blaming the idea of democracy. We start doubting if we are living in a democracy. ये सब चीजें अभी हमने डिस्कस की कि हमें डाउट होने लगता है कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है डेमोक्रेसी का, जो कह रहे हैं ना कि हम कुछ तो ऐसा होता होगा जो हर डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमें पहले चीज क्या याद रखनी है, फर्स्ट स्टेप क्या है आउटकम्स के बारे में सोचने के लिए, दैट वी हैव टू थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है, एक सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये क्या कर सकती है, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। द सिटीजंस हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल्स। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखते हुए फिर हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं वो बता सकते हैं। तो अब हम एग्जामिन करने वाले हैं कुछ ऐसे रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। रीजनेबल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब हमने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सोच लिया है, तो ये जो डेमोक्रेसी है, ये इससे हम क्या चीजें रीजनेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट से हम क्या चीजें रीजनेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और एग्जामिन करने वाले हैं कि जो एक्सपेक्ट किया वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से अब हम आते हैं हमारे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पर, जिसमें सबसे पहला आता है हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, आंसरेबल, जवाबदेह। ये नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, किसी को जवाब देने की टेंशन ही नहीं है, नहीं भैया जवाब देना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। रिस्पॉन्सिव होना चाहिए हमारी नीड्स के लिए, कि हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं वो ये फुलफिल कर पाएँ, तो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। लेजिटिमेट होना चाहिए, यानी कि एक्सेप्टेड बाय द पीपल। ठीक है, लेकिन इन तीनों पर पहुंचने से पहले जरा वापस से डेमोक्रेसी की शुरुआत पे चलते हैं कि डेमोक्रेसी में हम किस चीज़ से सबसे ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि लोग अपने लीडर खुद चुने। क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपन, people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers। ये सबसे पहली चीज हम डेमोक्रेसी में ध्यान रखते हैं कि भैया डेमोक्रेसी है तो ये चीज तो होनी ही चाहिए, बिना इसके तो नहीं चलेगा। और ये भी होना चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें, है ना। तो whenever possible and necessary, जहां पॉसिबल हो और जहां जरूरी हो, citizens should be able to participate in decision making। क्यों, क्योंकि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो लोगों को ही तो इफेक्ट करेंगे ना। ठीक है, तो जो एक मोस्ट बेसिक आउटकम होता है डेमोक्रेसी का, क्या होता है, ये सब कब हो पाएगा, लोग पार्टिसिपेट कब कर पाएंगे डिसीजन मेकिंग में, जब गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो और रिस्पॉन्सिव हो। तो ये सबसे बेसिक आउटकम हो जाता है डेमोक्रेसी का। ठीक है, लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले ये तो समझ लें भाई, आउटकम तक पहुंचने से पहले ये तो समझ लो कि ये डेमोक्रेसी जो है ये इफेक्टिव है कि नहीं, एफिशिएंट है कि नहीं है ना। तो बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिव होने के क्वेश्चन के पहले एक कॉमन क्वेश्चन क्या मिल जाता है, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट, इज इट इफेक्टिव। क्या ये एफिशिएंट है, क्या ये इफेक्टिव है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, ये इफेक्टिव नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। अब ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि इसमें डिले होते हैं, डिसीजंस बहुत टाइम ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है डिसीजंस लेने में, है ना। तो ये जो है ना, ये सच कह रहे हैं बहुत से लोग कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं ना, उसमें उनको मीटिंग्स की चिंता नहीं करनी है, प्रोसीजर्स की चिंता नहीं करनी है, तुरंत डिसीजन ले सकते हैं, तुरंत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, सच कहते हैं नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स के बारे में कि दे डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिब्रेशंस इन असेंबलीज और वरी अबाउट द मेजॉरिटी एंड पब्लिक ओपिनियन। वो तो फटाफट क्विक डिसीजन लेंगे और एफिशिएंट डिसीजन लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे।
कुछ इस सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, कोई डेलिब्रेशंस नहीं होने हैं, पब्लिक ओपिनियन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको कि पब्लिक क्या सोचती है ना। तो डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, की बातचीत करो और कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है तो नेगोशिएट करेंगे, एक दूसरे को मनाएंगे, है ना। तो कुछ डिले तो होते ही हैं, डेफिनेटली डिले तो होगा ही, लेकिन ये जो टाइम लग रहा है यहाँ पर, है ना, ये जो डेमोक्रेसी है, दैट मेक्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट। क्या इससे डेमोक्रेसी इनएफिशिएंट हो जाती है? नहीं भैया, डेमोक्रेसी इनएफिशिएंट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कॉस्ट के बारे में सोच रहे हैं अपन कि डेमोक्रेसी जो है डेफिनेटली इसमें डिले हो रहे हैं, लेकिन क्या ये जो कॉस्ट हम पे कर रहे हैं टाइम के रूप में, इज इट वर्थ इट? क्या ये जो डिले हो रहा है ये हमें अफोर्ड करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं, हो सकता है लोग उसे एक्सेप्ट ना करें। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द पीपल, लेकिन डेमोक्रेसी में ये चांसेस होते हैं, चूंकि डेलिब्रेशंस हुए हैं, डिबेट्स हुए हैं, डिस्कशंस हुए हैं, तो जो डिसीजन लिया जाएगा वो ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो एक इमेजिन करो एक गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजंस वेरी फास्ट, बट इट मे टेक डिसीजंस दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम। कौन प्रॉब्लम फेस करेगा? गवर्नमेंट, क्योंकि जो डिसीजन लिया वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इन कॉन्ट्रास्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम, बट प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए वो डिसीजन लेंगे, और ये जो डिसीजन होगा ये ज्यादातर लोग एक्सेप्ट करेंगे, है ना। बट बिकॉज इट हैज फॉलोड प्रोसीजर, इट्स डिसीजन में बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। तो हमने क्या बोला? ये जो कॉस्ट ऑफ टाइम, जो टाइम के रूप में हमने कॉस्ट दिया है यहाँ पर डेमोक्रेसी में, ये वर्थ है, ठीक है। इसका हम ये नहीं कह सकते कि नुकसान होगा, है ना। सही बात है ना भाई? ठीक है। तो अब अपन आ जाते हैं कि जब हमने देखा प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं डेमोक्रेसी में, और लोगों के पास ये राइट है और ये मीन्स हैं इसके लिए कि वो ये पता कर सकते हैं कि वो जो डिसीजन लिया गया है वो सही प्रोसीजर फॉलो करते हुए लिया गया है कि नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी। क्या कहते हैं भाई इसको अपन? ट्रांसपेरेंसी। क्या होती है ट्रांसपेरेंसी? उसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो नाउ लुक एट द अदर साइड। डेमोक्रेसी एंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स and procedures, and citizens who want to know if the decision was taken through the correct procedures can find this out. तो ट्रांसपेरेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इन डेमोक्रेसी अ सिटीजन who wants to know if a decision was taken through the correct procedure can find it out. कैसे? She or he has the right and the means to examine the process of decision making. और ये जो हमारे पास राइट और मीन्स हैं ये जानने का कि ये जो डिसीजन लिया गया है वो सही तरीके से लिया गया है कि नहीं, इसी को हम क्या कह देते हैं? ट्रांसपेरेंसी कह देते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है समझ में आ गया। तो भैया ये ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी के साथ, तभी तो अकाउंटेबिलिटी होगी। ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो अकाउंटेबिलिटी क्या है? पता ही नहीं है डिसीजन कैसे लिया गया, तो फिर कोई सवाल कैसे करेगा? सवाल करने का क्वेश्चन ही नहीं उठता वहाँ, तो है ना। तो भाई ये तो समझ में आ गया कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ठीक। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो ट्रांसपेरेंसी होती है ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिसिंग होती है। तो डेमोक्रेसी से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं भैया? व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज राइट टू एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट? कि इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलोज प्रोसीजर्स एंड इज अकाउंटेबल टू द पीपल, है ना। लेकिन पता कैसे करेंगे कि भैया ये अकाउंटेबल है कि नहीं है? कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ क्राइटेरिया हमको डिसाइड करना होगा ना कि ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो गवर्नमेंट है ये अकाउंटेबल है। तो अब ज़रा हम इस पर फोकस करें कि कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पर ये डिसाइड किया जा सकता है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल है कि नहीं। तो ये तीन चीज़ें हैं भाई। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है, ओपन पब्लिक डिबेट्स ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस, पॉलिसी पर भी और लॉ पर भी, दोनों पर ओपन पब्लिक डिबेट्स हों,
एंड सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन, कि भाई जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो कैसे लिया है और क्यों लिया है ना, तो इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। ये तीन चीजें यदि हमको नजर आ रही हैं किसी कंट्री में, तो हम ये कहते हैं कि वो जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए ये तीन क्राइटेरिया, रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर अकेले से भी नहीं चलेगा, रेगुलर भी होने चाहिए, हर 5 साल तो 5 साल, 8 साल तो 8 साल, 10 साल तो 10 साल। तो रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ओपन पब्लिक डिबेट्स होने चाहिए। डिबेट्स किस चीज़ पर? दो चीज़ों पर, पॉलिसीज पर भी और लेजिस्लेशंस पर भी, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ क्या? सिटीजन्स के पास राइट टू इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए, कि भैया जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही तरीके से कर रही है कि नहीं। तो हम कहेंगे ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो रहे हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, पब्लिक डिबेट्स भी हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और लोगों के पास राइट टू इंफॉर्मेशन भी है, ये भी है हमारे पास। लेकिन ज़रा इनको और डिटेल में समझते हैं और डीपली समझते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन क्या उन फ्री एंड फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस में लोगों के पास कोई रियल चॉइस है? नहीं है भाई। एक्चुअल परफॉर्मेंस देखना अपन को, द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसीज शो अ मिक्स रिकॉर्ड ऑन दिस। ये जो हमने तीन एक्सपेक्टेशंस बताए ना, डेमोक्रेसीज हैड ग्रेट सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस एंड इन सेटिंग ऑफ कंडीशंस फॉर ओपन पब्लिक डिबेट्स। इन दोनों चीजों में हो रहा है, लेकिन क्या हुआ? फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस दैट प्रोवाइड फेयर चांस टू एवरीवन। रिच लोगों के जीतने के चांसेस ज्यादा, तो फेयर चांस नहीं है, एंड सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट। हर एक चीज पर पब्लिक डिबेट्स भी नहीं हो रहे। तो हमने ये जो बोला था ना डेमोक्रेसी के बारे में, कि भैया डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? एक चीज, ओपन पब्लिक डिबेट्स होना चाहिए, हो रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए, हो रहे हैं, लेकिन इन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में हर एक के पास इक्वल चांस नहीं है जीतने का, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है जीतने की, ठीक है। और डिसीजंस जो हैं, हर एक डिसीजन पर पब्लिक डिबेट नहीं हो रहे हैं, हर एक डिसीजन इज नॉट सब्जेक्ट टू पब्लिक डिबेट्स। तो भाई एक्सपेक्टेड आउटकम भी देखा और एक्चुअल आउटकम भी देखा, ठीक है। अब देखो, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी में हमने तीन चीजें देखी, उसमें से दो हो गई। दो चीजों का एक्चुअल आउटकम हो गया। पहला हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात की थी, तो ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन सबके पास इक्वल चांसेस नहीं है जीतने के, ठीक है। दूसरा पब्लिक डिबेट्स की बात हो गई, तो हर चीज पर पब्लिक डिबेट भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन सब चीजों पर नहीं हो रहा है अभी। लेकिन इन्फॉर्मेशन वाला एक रह गया, कि भाई यदि इन्फॉर्मेशन शेयर करने की बात करें तो लोगों के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है डेमोक्रेसी में। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में यदि हम रह रहे हैं तो हमारी सरकार हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करे, है ना। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ना, इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन्स, ठीक है। तो ये तीसरी चीज भी हमने देख ली कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का इन्फॉर्मेशन शेयर करने में रिकॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं है, वेरी गुड, यानी सॉरी गुड रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। ऑल वन कैन से, एक चीज लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, इन सब चीजों में हमने देखा रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन सबके जीतने के चांसेस नहीं है, ठीक है, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, ठीक। दूसरी चीज क्या? पब्लिक डिबेट्स हो रहे हैं, लेकिन सब चीजों पर नहीं हो रहा है। इन्फॉर्मेशन शेयर करने में भी रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक चीज श्योर है कि इन सब चीजों में हमारे एक्सपेक्टेशन जितना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उनके कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है ना। तो ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रेजाइम इज दैट दे आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रेजाइम इन दिस रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये बात हुई पहली हमारी अकाउंटेबिलिटी की। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस की, कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। अब रिस्पॉन्सिव होने के लिए गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, है ना, और लोगों की जो नीड्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्ड करना चाहिए, एकदम से अचानक से जल्दी से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, है ना। तो यदि हम सब्सटेंसिव टर्म में बात करें, इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट दैट इज अटेंटिव हमारी डिमांड्स के लिए, है ना, अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड लार्जली फ्री ऑफ करप्शन, है ना। यदि ये दो चीजें हैं तो हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिव है, यदि अटेंटिव है हमारी नीड्स और डिमांड्स के लिए और करप्शन फ्री है। देखो करप्शन फ्री की बात क्यों कर रहे हैं अपन,
करप्शन क्यों आ गया इसमें? ये यदि रिस्पॉन्सिव नहीं होती है तो ही करप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, और उस ऑफिस में जाकर हम अपना काम करवाने के लिए पहुंचे हैं और सामने वाला रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। आप गए, फॉर्म भर दिया, सब कुछ कर दिया, उसने आपका फॉर्म साइड में रख दिया, बोल दिया आप कल आना, कल गए बोले परसों आना, परसों गए बोले नरसों आना, फिर आपको मजबूरी में पूछना पड़ता भैया क्या चाहिए बता दे लेकिन मेरा काम कर दे। रिस्पॉन्सिव नहीं है, चाहता तो तुरंत हो सकता था वो काम, फटाफट हो सकता था काम बिना करप्शन के, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अटेंटिव नहीं है, वो अटेंड नहीं कर रहा, क्योंकि वो क्या चाह रहा है, समझ गए ना? ठीक है, इसीलिए करप्शन होता है। रिस्पॉन्सिव नहीं है तो करप्शन होता है। तो डेमोक्रेसीज में हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों में रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, है ना? डेमोक्रेसीज क्या करती हैं? दे ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल। फ्रस्ट्रेट द नीड्स मतलब उनकी नीड्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते कई बार, एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स, कई बार हमारी डिमांड्स पे भी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? और करप्शन के केसेस तो हम सुनते ही रहते हैं, है ना? तो रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन आर इनफ टू कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ दिस ईवल। आते ही रहता है न्यूज़पेपर में, आज ये ऑफिसर पकड़ा गया, कल वो ऑफिसर पकड़ा गया, ऐसे चलता ही रहता है इसमें, है ना? तो हम ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली डेमोक्रेसीज जो हैं वो उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, क्योंकि वो हमारी नीड्स के लिए और डिमांड्स के लिए अटेंटिव नहीं होती जितना होना चाहिए उतना, और करप्शन फ्री भी नहीं है। लेकिन इसमें भी हम सेम चीज़ कहेंगे कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कंपैरिजन में डेमोक्रेसी का जो रिकॉर्ड है रिस्पॉन्सिव होने में भी मच बेटर है, ठीक है? तो क्या कहेंगे? देयर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो इतना भी ध्यान नहीं देते जितना कि डेमोक्रेसी में दे रहे हैं। ठीक, क्लियर है ये चीज? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर वो डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? क्लियर है ये चीज? अगले पॉइंट पर आ जाते हैं अब अपन। तो हमने देख लिया क्या, एक अकाउंटेबल और एक रिस्पॉन्सिव। अब हम बात करते हैं लेजिटिमेट होने की। तो लेजिटिमेट तो है, इसमें हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी का कोई सानी नहीं है, मतलब कि इसको कोई टक्कर नहीं दे सकता लेजिटिमेट होने में, है ना? तो देयर इज वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव्स। इसमें बिल्कुल सर्टेनिटी है। अकाउंटेबिलिटी में और रिस्पॉन्सिव होने में हो सकता है उतनी सर्टेनिटी ना हो, लेकिन ये जो लेजिटिमेसी है ना, इसमें होती है सर्टेनिटी, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट क्यों है? इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, है ना? ये हो सकता है लेस इफेक्टिव हो, ऑलवेज रिस्पॉन्सिव ना हो, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, लोगों की खुद की गवर्नमेंट है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि डेमोक्रेसी जो है वो रिस्पॉन्सिव ना हो, वो हो सकता है अकाउंटेबल ना होती, लेकिन लेजिटिमेट तो है क्योंकि लोगों ने खुद चुना है, लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए लेजिटिमेट तो है, ठीक है? और इसीलिए तो लोगों का सपोर्ट मिलता है, ओवरवेलमिंग सपोर्ट है डेमोक्रेसी के लिए। दुनिया भर में आप कहीं भी चले जाओ, पूरे वर्ल्ड में ओवरवेलमिंग सपोर्ट है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि ये लोगों की खुद की गवर्नमेंट है, ठीक है? अब कुछ एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि साउथ एशिया की बात करें अपन, सपोर्ट एग्जिस्ट इन कंट्रीज विथ डेमोक्रेटिक रिजाइम्स एज वेल एज कंट्रीज विदाउट डेमोक्रेटिक रिजाइम। सब जगह साउथ एशिया में आप कहीं भी देखो, सब जगह डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है? इसको हम और समझेंगे, अभी अपन एक टेबल देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले थ्योरी देख लेते हैं। पीपल विश टू रूल बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। हम जानते हैं लोग चाहते हैं कि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उन पर रूल करें। दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री, ये भी हम जानते हैं। डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इटसेल्फ इज एन आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी व्हिच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। डेमोक्रेसी खुद के लिए सपोर्ट जनरेट कर लेती है, ये भी इसका एक आउटकम है, ठीक है? अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जो हम कह रहे हैं ना कि पूरे साउथ एशिया में सपोर्ट मिल रहा है डेमोक्रेसी को, है ना? तो ये देखो यहाँ पर दिख रहा है कि कितने लोग जो हैं जो एग्री करते हैं, दोज हु एग्री विथ वन ऑफ द स्टेटमेंट्स। कौन सा स्टेटमेंट? डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान, ठीक है? तो डेमोक्रेसी प्रेफरेबल कितने लोग बोल रहे हैं भाई? देखो ये 69% लोग प्रेफर कर रहे हैं, 70% लोग प्रेफर कर रहे हैं, 62% लोग प्रेफर कर रहे हैं। पाकिस्तान अकेला एक ऐसा है जहां 37% लोग डेमोक्रेसी प्रेफर कर रहे हैं। बाकी सब जगहों पर आप देखो परसेंटेज कितना हाई है डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वालों का। समटाइम्स डिक्टेटरशिप इज बेटर बोलने वालों का देखो, डिक्टेटरशिप में यहाँ बांग्लादेश में सिर्फ 6% है,
इंडिया में सिर्फ 9% है, नेपाल में सिर्फ 10% है, लेकिन पाकिस्तान में 14% है, श्रीलंका में 11% है। एंड डोंट मैटर टू मी वाले सबसे ज़्यादा हैं, देखो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में 49% लोग ऐसे हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता किस तरीके की गवर्नमेंट है। ये कहानी है। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है, वेरी फ्यू डाउट द सुटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर देयर ओन कंट्री, है ना। कुछ ही लोग होते हैं जिनको डाउट होता है सुटेबिलिटी में, है ना। तो ये जो दिख रहा है ना, ये परसेंटेज, ये इधर वाला, ये अपन को दिख रहा है जिनको डाउट है ना, और ये वो दिख रहा है जो ये कह रहे हैं कि नहीं डेमोक्रेसी सुटेबल है। ठीक, तो इस तरीके से ग्राफ्स वगैरह के थ्रू भी हम समझ सकते हैं भैया डेमोक्रेसी के लिए ओवरवेलमिंग सपोर्ट है, और डेमोक्रेसी की एक खास बात है ये खुद के लिए सपोर्ट जनरेट कर लेती है। तो ये हमारा पहला एक्सपेक्टेड आउटकम कंप्लीट होता है यहाँ पर। अ डेमोक्रेसी इज अ अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, और उसका हमने एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वो भी देख लिया। ठीक, अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने दूसरे आउटकम की तरफ, जो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यदि हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे, तो हम ये भी चाहेंगे कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करे, है ना। तो इफ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट, देन इज इट नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। भाई यदि हम चाहते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे डेमोक्रेसी, तो हम ये भी चाहेंगे कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करें। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। एविडेंसेस शोज दैट इन प्रैक्टिस मैनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन। कौन सा एक्सपेक्टेशन? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर रही है। ठीक है भाई, अब देखो इस चीज को हम थोड़ा सा डेटा के थ्रू समझते हैं। डेटा क्या है हमारे पास? हम 1950 से 2000 के बीच में कंपेयर कर रहे हैं डेमोक्रेसीज को और डिक्टेटरशिप को। किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं? इनके इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो हमें दिखता है कि डिक्टेटरशिप का जो रिकॉर्ड है वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मतलब कि डेमोक्रेसीज का रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब है, तो चिंता तो होगी हमको, है ना भाई, कि डेमोक्रेसी में हम इतना अच्छा सब बोल रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। दिख भी रहा है, डेमोक्रेटिक रिजाइम्स में देखो ग्रोथ रेट 4% से कम है, डिक्टेटोरियल रिजाइम्स में 4% से ज़्यादा है। और पुअर कंट्रीज़ में भी हम देख रहे हैं कि पुअर कंट्रीज़ में भी डिक्टेटरशिप्स का रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेसीज। तो टेंशन तो होगी हमको भैया कि यार डेमोक्रेसी है और उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। लेकिन क्या इसके बेसिस पर हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ और भी कई फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है। क्या हैं वो फैक्टर्स? कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, यानी कि पॉपुलेशन साइज ऑफ द कंट्री। लोगों के उस समय वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, यानी ग्लोबल सिचुएशन क्या है। कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज कोऑपरेट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या हैं उस कंट्री की। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि उस कंट्री की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी हो जाने से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। तो ये सारे फैक्टर्स भी चाहिए, है ना, तब जाके ग्रोथ होगी। तो डेफिनेटली हमने देखा कि भैया जो इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में जो है ना, डिक्टेटरशिप्स का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन क्या बहुत ही ज़्यादा अच्छा है? बहुत ज़्यादा अंतर था क्या? बहुत माइन्यूट सा अंतर है, नेग्लिजिबल अंतर है ना। यदि हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज गारंटी ऑफ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो होती है, हम इसको ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये पीछे रह जाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए डिक्टेटरशिप से, वो तो नहीं करेंगे एक्सेप्ट, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि ये पीछे रह जाए। हम चाहेंगे कि भैया किसी भी कंडीशन में ये पीछे ना रहे। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि डेमोक्रेसीज में डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ दें कि चलो कोई बात नहीं। हम ये तो एक्सपेक्ट करेंगे कि पिछड़े तो ना, डिक्टेटरशिप से तो पीछे ना रह जाए, है ना। क्लियर है ये चीज़? तो ऐसे सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस जब हमको देखने मिलते हैं तो
हम भले ही डिक्टेटरशिप का रिकॉर्ड अच्छा दिख रहा है, लेकिन हम किस चीज़ को प्रेफर करेंगे? डेमोक्रेसी को ही प्रेफर करेंगे। ठीक, अगले पर आते हैं। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी। ठीक है, ये तीसरा एक्सपेक्टेड आउटकम है डेमोक्रेसी से, कि डेमोक्रेसी जो इनइक्वालिटीज हैं उनको ख़त्म करेगी और पॉवर्टी को भी ख़त्म करेगी, इक्वालिटी बढ़ाएगी, पॉवर्टी ख़त्म करेगी। ये एक्सपेक्टेशन है हमारा डेमोक्रेसी से। ठीक है, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चाहे ना हो, स्लो हो तेज हो, ठीक है, उस पर हम हो सकता है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे कि यार डिक्टेटरशिप के कंपैरिजन में डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड जो है उतना अच्छा नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ में, लेकिन इसमें तो हमको चाहिए कि इनइक्वालिटीज़ तो ख़त्म होनी चाहिए, पॉवर्टी तो ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी हम देख रहे हैं कि इसका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है ना। कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर ली, लेकिन क्या वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्या सारे सिटीजन्स को बराबर बराबर पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा भाई, शेयर बराबर नहीं है। जबकि देखो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है, हर एक व्यक्ति के पास जो है ना वोट, इक्वल वोट है ना, और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वो इलेक्ट करते हैं। हर एक व्यक्ति के पास वोट की वैल्यू, हर एक व्यक्ति के वोट की वैल्यू बराबर है। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है? पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू पॉलिटिकल एरिना ऑन इक्वल फुटिंग, वी फाइंड ग्रोइंग इनइक्वालिटीज इन ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। पॉलिटिकल एरिना में तो हमें इक्वालिटी दिख रही है, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज तो बढ़ती ही चली जा रही हैं भैया। कैसे बढ़ती चली जा रही हैं देखो जरा, ये इमेज से ही समझ में आ गया होगा। जो पुअर हैं बहुत सारे हैं, उनका नंबर ज़्यादा है, लेकिन उनके पास जो वेल्थ है उसका शेयर बहुत कम है, और जो रिच हैं उनका नंबर बहुत कम है, लेकिन उनके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा है। और तरीके से हम इसको समझेंगे, है ना, कि कुछ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच लोग हैं जिनके पास डिस्प्रपोर्शनेटली हाई शेयर है वेल्थ में। ठीक है, और जो बॉटम के लोग हैं उनके पास बहुत ही कम है, कुछ भी नहीं है एक तरीके से, है ना। एक टेबल भी देखते हैं अपन, इसकी टेबल में भी हमको दिखेगा कि भाई इनकम इनइक्वालिटीज हैं। देखो टॉप 20% और बॉटम 20% का बताया कि किसके पास कितना शेयर है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए की बात करें, टॉप 20% के पास 50% वेल्थ है और बॉटम 20% के पास सिर्फ 4%। हंगरी अकेली एक ऐसी कंट्री दिख रही है जहां बॉटम 20% के पास 10% टच कर रहे हैं, है ना, वेल्थ के मामले में। ठीक है, तो ये इनकम इनइक्वालिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं, ये अपन को नज़र आ रहा है। ये भी वही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम इनइक्वालिटीज, है ना। तो इनकम्स जो हैं पुअर्स की वो डिक्लाइन हुई हैं। ठीक है, और कई बार हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने में। बेसिक नीड्स क्या हैं इनकी? फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ, ये इनकी बेसिक नीड्स हैं, ये हम सभी की बेसिक नीड्स हैं। तो ये इतनी ज़्यादा कम इनकम होती है कई बार इनकी कि अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। अच्छा देखो, सबसे ज़्यादा नंबर भी इनका ही है, पुअर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर्स में होते हैं। और हम जानते हैं पॉवर्टी की सिचुएशन इंडिया में लगभग 20% पॉपुलेशन जो है, यदि हम डेटा के हिसाब से 2011 के डेटा के हिसाब से चलें तो लगभग 22% पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो पुअर है, यानी कि लगभग 30 करोड़ के आसपास लोग इंडिया में पुअर हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर है। इसको यदि हम परसेंटेज के टर्म्स में ना देखकर नंबर्स के टर्म्स में देखें ना, तो कितना वो यूएसए की पॉपुलेशन लगभग 33 करोड़ है और लगभग उतने ही पुअर इंडिया में रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा नंबर है। और पुअर्स भी तो वोट बैंक है ना। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना वोट बैंक छोड़ना चाहेगी क्या? कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी कि उसका वोट बैंक रिड्यूस हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि कोई पार्टी इन पुअर्स के लिए कुछ नहीं कर पा रही। तो देखो जरा अपन समझते हैं क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल लाइफ में क्या हो रहा है। डेमोक्रेसीज डू नॉट अपेयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। हमने पुअर्टी के बारे में पहले ही पढ़ा है। पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स एंड नो पार्टी विल टेक टू लूज देयर वोट्स, है ना। कोई पार्टी इनका वोट लूज करना नहीं चाहेगी। लेकिन उसके बाद भी हम क्या देख रहे हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स डू नॉट अपीयर टू बी एज कीन, इतनी इच्छुक नहीं है टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एज यू वुड एक्सपेक्ट देम टू। ठीक है, और ये सिचुएशन इंडिया में तो चलो फिर भी थोड़ी ठीक है, कुछ कंट्रीज में तो और ज़्यादा वर्स है। देखो कुछ कंट्रीज की एग्जांपल लेते हैं, जैसे बांग्लादेश।
मोर देन हाफ यानी 50% से भी ज्यादा लोग जो हैं वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रहते हैं। एंड पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडेंट ऑन रिच कंट्रीज इवन फॉर फूड सप्लाई। खुद का फूड भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी कंट्रीज पर, रिच कंट्रीज पर डिपेंडेंट हैं अपनी फूड सप्लाई के लिए भी, है ना। क्लियर है ये चीज। तो एक्सपेक्टेशंस तो हैं भाई कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज तो दूर हों कम से कम, समझ गए ना। तो 3 एक्सपेक्टेड आउटकम हमने अभी देख लिए। पहला क्या देखा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। दूसरा क्या देखा, इट शुड प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीसरा क्या देखा, इट शुड प्रमोट इक्वालिटी और रिड्यूस इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी, है ना। अब चौथे पर आ जाते हैं अपन, अगला आउटकम, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट करे ये, है ना। तो क्या होगा, हार्मोनियस सोशल लाइफ प्रोड्यूस होगी। तो यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बोर्ड्स में, डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स। ये एक्सपेक्टेशंस क्या गलत है? ये एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल सही है ना कि हार्मोनियस लाइफ प्रोड्यूस होना चाहिए। ये कब होगा, जब एकोमोडेशन होगा सोशल डाइवर्सिटी का, है ना। हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं सोसाइटी में, जो एथनिक ग्रुप्स जिनके अलग अलग हैं, लैंग्वेज के बेसिस पर, उनके कपड़ों के, खाने के बेसिस पर, है ना, बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पर डिफरेंट होते हैं। यदि इन डिफरेंसेस को एकोमोडेट कर लें, क्योंकि डिफरेंसेस तो रहेंगे, आप डिफरेंसेस को ख़त्म नहीं कर सकते, डिफरेंसेस तो हर हाल में रहेंगे ही रहेंगे। बेल्जियम की स्टोरी हमने देखी थी और श्रीलंका की भी देखी थी। बेल्जियम ने उन डिफरेंसेस को नेगोशिएट कर लिया था, श्रीलंका ने नहीं किया था। तो बेल्जियम जो है उसने सक्सेसफुली नेगोशिएट किया एथनिक ग्रुप्स के जो डिफरेंसेस थे उनको। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनरली वो एक प्रोसीजर डेवलप कर लेते हैं। क्या डेवलप कर लेते हैं, प्रोसीजर। किस चीज़ का प्रोसीजर, ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना, इन डिफरेंसेस के कारण लोगों के बीच में कंपटीशन आ जाता है। तो इस कंपटीशन को कैसे कंडक्ट करना है, इसका एक प्रोसीजर डेवलप कर लेती है डेमोक्रेसी। और इससे फायदा क्या होता है, जो सिचुएशन एक्सप्लोजिव हो सकती थी या वायलेंट हो सकती थी वो नहीं हो पाती, है ना। सोशल टेंशन है डिफरेंसेस के कारण, तो ये जो सोशल टेंशन है ना, ये एक्सप्लोजिव नहीं हो पाती है या वायलेंट नहीं हो पाती है, और उसके कारण पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ प्रोड्यूस होती है। ये बेल्जियम से सीखा हमने, ठीक है। डिफरेंसेस तो रहेंगे, डिफरेंसेस आप खत्म नहीं कर सकते। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम उन डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करना सीख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस and we can also evolve mechanism to negotiate the differences। या तो रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं या नेगोशिएट करना सीख जाते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो है ना वो ये चीज प्रोवाइड कराती है, नेगोशिएट करना सिखा देती है, रिस्पेक्ट करना सिखा देती है। तो इसीलिए हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज बेस्ट सीटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। विच आउटकम, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, समझ गए। लेकिन याद रखना है भाई हमको कि श्रीलंका का भी केस था, ठीक है। तो नॉन डेमोक्रेटिक रेजाइम्स में हम ये देखते हैं कि वो इस तरीके के डिफरेंसेस पर तो ध्यान नहीं देते। इवन डेमोक्रेटिक रेजाइम्स में कई बार ऐसा होता है कि वो ध्यान नहीं देते। श्रीलंका से यही चीज़ तो हमने सीखी थी ना। लेकिन श्रीलंका एक डेमोक्रेसी थी, तो हमने देखा कि पहले ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने ध्यान दिया, ठीक है। तो एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स and conflicts is thus a definite plus point of democratic regime। अब ये कैसे डिफरेंसेस को इन्होंने एडजस्ट किया, कैसे उनको रिस्पेक्ट करना सीखे, उसके लिए देखो श्रीलंका के केस से हमने जो सीखा था उसकी बात करते हैं कि भैया क्या ध्यान रखना होता है। तो डेमोक्रेसी ये एक्सपेक्टेड आउटकम जो है सोशल डिफरेंसेस को एकोमोडेट करने का वो प्रोड्यूस करता है। तो भाई ये याद रखना होता है कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का मतलब मेजॉरिटी ओपिनियन नहीं होता, माइनॉरिटी ओपिनियन का भी ध्यान रखा जाता है। और मेजॉरिटी का मतलब मेजॉरिटी कम्युनिटी नहीं होती, माइनॉरिटी कम्युनिटी का भी ध्यान रखा जाता है। दोनों चीजें याद रखना है ना। हर किसी के पास कभी ना कभी माइनॉरिटी में आने का ऑप्शन होना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा हुआ जिसको मेजॉरिटी में आने का कभी मौका ना ही मिले, उसको बोल दिया कि तुम कभी मेजॉरिटी में आ ही नहीं सकते, उसके राइट्स खत्म कर दिए मेजॉरिटी में आने के,
तो फिर वो डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगी। तो हमें क्या याद रखना है, श्रीलंका का एग्जाम्पल याद रखना है कि डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल 2 कंडीशंस इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। पहला क्या याद रखना है, मेजॉरिटी ओपिनियन का याद रखना है। क्या मेजॉरिटी ओपिनियन? इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। माइनॉरिटी ओपिनियन भी ध्यान रखना होता है भाई कि माइनॉरिटी क्या कह रही है ना। तो मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विथ माइनॉरिटी। क्यों? सो दैट गवर्नमेंट फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। अब आप माइनॉरिटी के व्यूज पर ध्यान ही नहीं दोगे तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट यदि रिड्यूस करना है तो आपको माइनॉरिटी ओपिनियन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। इनके भी ओपिनियंस परमानेंट नहीं है। आज जो मैं सोच रहा हूं हो सकता है कल मैं कुछ और सोचूं उसकी जगह। आज मैं जिस चीज को अपोज कर रहा हूं हो सकता है कि अगली बार अपोज ना करूं। तो ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ओपिनियन परमानेंट नहीं होते। ये पहली चीज हो गई है, ठीक है। दूसरी चीज क्या, मेजॉरिटी कम्युनिटी। एक जगह याद रखना कि डेमोक्रेसी का मतलब मेजॉरिटी ओपिनियन का रूल नहीं है, वैसे ही याद रखना है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल भी नहीं है, कि चाहे वो लैंग्वेज के टर्म्स में हो, चाहे वो रिलीजन के टर्म्स में हो या रेस के टर्म्स में हो, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी। क्योंकि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी रूल होता है, लेकिन मेजॉरिटी रूल का मतलब मेजॉरिटी ओपिनियन का रूल या मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल नहीं है, ठीक है। माइनॉरिटी का भी ध्यान रखना होता है, चाहे वो किसी भी बेसिस पर हो, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी, ठीक है। तो रूल बाय मेजॉरिटी मींस दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्संस एंड ग्रुप्स मे एंड कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी। आज मैं हो सकता है माइनॉरिटी में हूं, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि कभी ना कभी तो मैं मेजॉरिटी में आ सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल अलग ही कर दिया कि तू माइनॉरिटी और माइनॉरिटी ही रहेगा। जिस दिन ये हो गया उस दिन डेमोक्रेसी खत्म, है ना। तो डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजॉरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। तो जब तक हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम यदि इस बार माइनॉरिटी में हैं तो कभी ना कभी तो मेजॉरिटी में आने का मौका है, तब तक तो डेमोक्रेसी है। और जब ये मौका खत्म, डेमोक्रेसी खत्म, है ना। तो इफ समवन इज बार्ड फ्रॉम बीइंग इन मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, देन द डेमोक्रेटिक रूल सीज टू बी एकोमोडेटिव, है ना। मतलब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, एकोमोडेशन होगा ही नहीं। तो यदि हम चाहते हैं कि एक अकोमोडेटिव सोसाइटी बने, एक ऐसी सोसाइटी बने जहां कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, हार्मोनियस सोशल लाइफ हो, तो हमें याद रखना पड़ेगा श्रीलंका के एग्जाम्पल से, दो हमने देखे बेल्जियम के एग्जाम्पल से भी हमने समझ लिया कि भैया कैसे हमें अपने कंपटीशन को कंडक्ट करना होता है तो साथ में रह सकते हैं, कैसे हमें डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करनी होती है तो हम साथ में रह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी हमने समझ लिया कि मेजॉरिटी का मतलब मेजॉरिटी ओपिनियन नहीं या मेजॉरिटी कम्युनिटी नहीं, माइनॉरिटी का भी ध्यान रखना होता है, एक जनरल व्यू का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तभी हार्मोनियस सोशल लाइफ प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक। अब आ जाते हैं हम अपने आखिरी एक्सपेक्टेड आउटकम, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। क्या है ये कि भाई यार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट enhances the dignity of the citizen and provides freedom to the citizen। ये एक्सपेक्टेड है, ये होना चाहिए, हर एक व्यक्ति ये चीज़ें चाहता है, इसी की तो होड़ लगी हुई है। ये पैशन होता है व्यक्ति का, एक सम्मान पाना, फ्रीडम पाना, ये पैशन होता है। इसी पैशन के कारण तो बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं ना, जो भी हम रिवोल्यूशंस की बात करते हैं वो सब इन्हीं चीज़ों के लिए हुए हैं, डिग्निटी एंड फ्रीडम के लिए, है ना। तो डेमोक्रेसी में हम क्या देख रहे हैं, डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम। जितना फ्रीडम और डिग्निटी डेमोक्रेसी में मिलेगा उतना किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिल सकता। और ये क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल क्या चाहता है, रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स, है ना। एक इमेज से समझ में आ रहा है कि यदि ये कंडीशन नहीं है, यदि मान लीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसरिस्पेक्ट करो, आप मदद करो या ना करो, लेकिन डिसरिस्पेक्ट मत करो। वो चाहता है कि उसको भी रिस्पेक्ट मिले, उसकी डिग्निटी हो, उसके पास भी फ्रीडम हो, वो जो चाहे वो कर सके, ठीक है, क्लियर है।
तो ऑफन क्या देखते हैं हम, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं जब ये सब नहीं होता, तो ऑफन कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज अमंग इंडिविजुअल्स, क्यों, बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विथ ड्यू रिस्पेक्ट। और ये पैशन है रिस्पेक्ट के लिए एंड फ्रीडम के लिए जो डेमोक्रेसी का बेस है ना, इट इज द बेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में ये कैसे मिलता है, रिकॉग्निशन के कारण। डेमोक्रेसीज क्या करती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, रिकॉग्नाइज कर लेती हैं इस प्रिंसिपल को कि लोगों को डिग्निटी मिलनी चाहिए, उनको फ्रीडम मिलना चाहिए। रिकॉग्निशन नहीं होगा ना तो ना डिग्निटी मिलेगी ना फ्रीडम मिलेगा। अब इस रिकॉग्निशन को समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक विमेन का और एक शेड्यूल कास्ट का, है ना। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है कि यदि ये मान लिया जाए कि विमेन और मैन में कोई डिफरेंस नहीं है तो कोई उनकी इक्वेलिटी के लिए काम करेगा ही नहीं। बोले सोसाइटी में जो चल रहा है वो सही चल रहा है तो कोई फिर उनकी इक्वेलिटी के लिए काम नहीं करेगा, है ना। लेकिन यदि ये मान लिया जाए कि पैट्रियार्किकल सोसाइटी है तो फिर डेफिनेटली विमेन के इक्वल राइट्स के लिए वर्क होगा। यदि ये मान लिया जाए कि अनटचेबिलिटी है, रिकॉग्निशन बहुत ज़रूरी है, जब तक रिकॉग्निशन नहीं होता तब तक किसी भी राइट्स के लिए लड़ना पॉसिबल नहीं है ना। तो थोड़ा सा उसको पहुंचने से, इस एग्जाम्पल्स तक पहुंचने से पहले थोड़ी सी थ्योरी और देखते हैं। दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन वेरियस, ये दिस हैज़ बीन मतलब क्या, रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं। दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्री इन वेरियस डेमोक्रेसीज, रिकॉग्निशन, है ना। एंड फॉर societies which have been built for long on the basis of subordination and domination, जैसे कि इंडिया सबॉर्डिनेट थे कई लोग, डोमिनेट कर रहे थे बहुत से लोग, है ना। इट इज नॉट अ सिंपल मैटर ऑफ सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। कहीं पर भी आप अमेरिका की बात करो, वाइट्स के लिए ये रिकॉग्नाइज करना आसान नहीं था कि ब्लैक्स उनके इक्वल हैं, ठीक है। या इंडिया में बात करें तो जो अपर कास्ट के लोग थे उनके लिए ये रिकॉग्नाइज करना आसान नहीं था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो उनके इक्वल हैं। तो ये रिकॉग्निशन आसान नहीं होता क्योंकि हजारों सालों से अपन देख रहे हैं कि ये सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन की कंडीशन चली आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं डिग्निटी ऑफ विमेन वाला केस, जो मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादातर सोसाइटीज़ में हम हिस्टोरिकली क्या देख रहे हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ठीक है। एंड लॉन्ग स्ट्रगल है विमेन का, जिसके बाद इनको डिग्निटी मिलना स्टार्ट हुई है, इक्वेलिटी मिलना स्टार्ट हुई है, फ्रीडम मिलना स्टार्ट हुआ, अभी भी सब जगह नहीं मिल रहा, है ना। तो लॉन्ग स्ट्रगल बाय विमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे, किस चीज के लिए, दैट रिस्पेक्ट टू एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ विमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। रिस्पेक्ट टू and equal treatment of women are necessary ingredients of our democratic society। ये अब समझ में आया जब इतना लंबा स्ट्रगल इन्होंने किया। और ये स्ट्रगल भी क्यों कर पाए, क्योंकि रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। यदि रिकॉग्नाइज नहीं करते तो ये स्ट्रगल भी नहीं होता, यही मानते रहते कि भैया मेल डोमिनेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही चलना चाहिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी फिर तो, है ना। तो याद रखना कि रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट तो ही है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट होना बाकी है। तो दैट डज नॉट मीन दैट विमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट। अभी भी कई जगहों पर विमेन को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड, एक बार रिकॉग्निशन हो गया ना, इट इज इजी फॉर विमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली एंड मॉरली। अब लीगली और मॉरली ये चीज को हमने बोल दिया कि ये गलत है कि आप इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो अब वो स्ट्रगल कर सकती हैं। लेकिन जब तक मॉरली और लीगली ये एक्सेप्टेबल था, जब तक लोग मानते थे हाँ ऐसा ही तो होता है, इसमें गलत क्या है, तब तक इनके लिए इक्वल ट्रीटमेंट के लिए, फ्रीडम के लिए, डिग्निटी के लिए स्ट्रगल करना पॉसिबल ही नहीं था। और यदि स्ट्रगल करते तो प्रॉब्लम में फंस जाते, है ना। तो नॉन डेमोक्रेसीज में हम क्या देखते हैं, इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी would not have been legal basis because principle of individual freedom and dignity would not have the legal basis। नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं होता, नॉन डेमोक्रेटिक में लीगल बेस ही नहीं मिलता, मॉरल बेस ही नहीं मिलता। हमारे डेमोक्रेसीज में मॉरल बेस है, लीगल बेस है कि इक्वेलिटी होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, है ना।
लेकिन नॉन डेमोक्रेसीज में ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी में ये एक्सपेक्टेशन है हमारा, और बहुत कुछ हद तक ये फुलफिल हो रहा है। ठीक है, वैसे ही सेम हम कास्ट इनइक्वालिटीज के बारे में कह सकते हैं। डेमोक्रेसीज में हमने क्या देखा, डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन। अब यहां पर्टिकुलरली इंडिया क्यों बोल दिया, विमेन वाले में अकेला इंडिया क्यों नहीं बोला, वो पूरे वर्ल्ड वाइड है, लेकिन कास्ट इनइक्वालिटी सिर्फ इंडिया में देखने मिलती है। इसीलिए हमने यहां बोला इन डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट। क्लेम्स जो थे ना उनके इक्वालिटी के और डिग्निटी के, उनको इनने स्ट्रेंथ, इस इंडिया में जो डेमोक्रेसी है इसने स्ट्रेंथन किया है। ठीक है, ताकि वो इक्वल स्टेटस गेन कर सकें और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। अब यदि मान लो यहां भी रिकॉग्निशन नहीं होता तो क्या ये अपने राइट्स के लिए लड़ पाते, है ना। तो देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज एंड एट्रोसिटीज अभी भी है इंडिया में, बट दीज लैक मॉरल एंड लीगल फाउंडेशन। सेम वही चीज जो विमेन के केस में कही हमने, कि यदि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हो तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि मॉरली और लीगली वो जो है ना वो गलत है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इट इज द रिकॉग्निशन दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजन वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। रिकॉग्निशन की इंपॉर्टेंस समझो भाई। जब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे कि किसी व्यक्ति के कोई अधिकार हैं, उसको वो अधिकार मिलेंगे ही नहीं। रिकॉग्निशन, सिंपल चीज, गलती में भी यही होता है। आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि आपने कोई गलती की है तो आप उसको सुधारोगे ही नहीं। आपको लग रहा है आपने जो कुछ किया वो सब सही है, तो आप क्यों सुधारोगे। सुधारना तो तब होता है जब आप रिकॉग्नाइज कर लो कि हाँ भाई मैंने कुछ गलत किया है। ठीक, तो ये डेमोक्रेसी के फायदे हैं, है ना। अब देखो यहां पर हम क्या देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो उसका जो एग्जामिनेशन है वो कभी खत्म नहीं होता है ना। एक डेमोक्रेसी में एक एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाता है तो हम दूसरा एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, कभी एग्जामिनेशन इसका खत्म ही नहीं होता। तो हमने क्या देखा कि डेमोक्रेसी का जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो क्या है, एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी आल्सो फंक्शंस एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग, ठीक है, एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। ये हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं यही जज करते हैं, और इसीलिए इसका एग्जामिनेशन जो है वो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि एज डेमोक्रेसी पासेस वन टेस्ट इट प्रोड्यूसेस अनदर टेस्ट। और हम इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, डेमोक्रेसी को हम क्रिटिसाइज भी करते हैं। अच्छा, ये क्रिटिसिज्म ही इसके सक्सेस का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि यदि लोग क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे मतलब कि वहां लोगों के पास राइट्स नहीं है ना। तो अब थोड़ा सा और थ्योरी देखते हैं, पूरा लास्ट में थ्योरी दिया हुआ है। एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। That is why when we ask people about the way democracy functions, they will always come with more expectations and many complaints. हमेशा हमारे expectations बढ़ते जाते हैं, एक फुलफिल हुआ दूसरा आ जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं भैया कि डेमोक्रेसी का जो एग्जामिनेशन है वो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन ये जो हमने कहा ना कंप्लेन कर रहे हैं लोग, यही है टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि ये शो करता है दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, द एबिलिटी टू एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशंस की जो एबिलिटी हर किसी में नहीं होती कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करो, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस की एबिलिटी इनमें आ चुकी है। एंड टू लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स, जो नेता हैं जिनके पास पावर है उनको हम क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हैं। एंड द हाइट एंड द माइटी, मतलब कि हाई एंड द माइटी, यानी जो रिच और पावरफुल लोग हैं उनको भी। तो ये डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस हैं, ये उसकी सक्सेस का प्रूफ है। ठीक है, तो अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी शोज द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। ये चीज हमको याद रखनी है। अब यहां हम देखते हैं कि हम सब्जेक्ट से सिटीजन बन जाते हैं। ये जो हमने देखा ना कि पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, ये जब हमारे पास अधिकार आ जाता है तो हम जो लोग हैं ना, इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू अ सिटीजन। सब्जेक्ट मतलब जिस पर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और सिटीजन्स मतलब कि जिसके पास
राइट्स होते हैं। तो मोस्ट इंडिविजुअल्स टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस। पहले उनको फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब पड़ता है। उनको लगता है कि हाँ भैया हमारे वोट की वैल्यू है, हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं अपने वोट की दम पे कि वो क्या करे क्या ना करे, है ना। अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए हम गवर्नमेंट का फायदा उठा सकते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं, और बाकी के चैप्टर्स के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, और स्टेप अप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।